टुडे विल स्टडी काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। आज हम क्या करेंगे कि हम काइनेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए रिलेशनशिप डिराइव करेंगे बिटवीन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के वो रैंडमली मूव करते हैं। जब वो आपस में कोलाइड करते हैं तो एक तो वो आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं, दूसरा वो जो कंटेनर जिसमें उनको रखा गया है उनकी वॉल्स के साथ वो कोलाइड कर रहे होते हैं। ठीक है। अब जो इनके कोलिजन्स होते हैं वो इलास्टिक होते हैं और प्रेशर जो होता है वो किस वजह से होता है, वो जो उसकी वॉल्स के साथ कंटेनर की वॉल के साथ जो वो कोलाइड कर रही है उसकी वजह से होता है। इस बात का मतलब क्या है? आपके पास फर्ज कर लीजिए एक कंटेनर है और इसके अंदर फर्ज कर लीजिए कि ये आपके पास यहाँ पर एक गैस का मॉलिक्यूल मौजूद है और एक मॉलिक्यूल आप फर्ज कर लीजिए कि वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ कि ये मेरे पास कोई ए मॉलिक्यूल है और फर्ज कर लीजिए कि ये कोई बी मॉलिक्यूल मौजूद है। अब जो तो मॉलिक्यूल यहाँ मौजूद है तो इसको हर साइड से, इधर से भी कोई ना कोई मॉलिक्यूल की जो है वो अट्रैक्शन है, इस साइड पर भी है, इस साइड पे भी, इसकी सारी साइड से जो कह लीजिए कि अट्रैक्शंस हैं वो कैंसल आउट हो जाती हैं और आप कहते हैं कि इनकी कोलिजन्स क्या हैं, इलास्टिक हैं। अगर आप इसकी बात करें तो इसको इस साइड पे कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस साइड पर है और इस साइड पे, सिर्फ तीन साइड्स पर है, चौथी साइड पर कुछ नहीं है। तो इसकी वजह से आप कह रहे हैं कि जब ये वॉल से टकराता है तो इसकी वजह से आपके पास क्या होता है, प्रेशर होता है। यही वो आपसे कह रहे हैं कि आपके पास कोलिजन्स क्या हैं, कोलिजन्स आपके पास जो है वो इलास्टिक है और गैस का प्रेशर किस वजह से है, वो इस वजह से है कि ऑफ दिस कोलिजन्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, इसकी वजह से नहीं है बल्कि किस वजह से है, इसकी वजह से है। अब हम क्या करते हैं, अपनी काइनेटिक इक्वेशन को लिखते हैं और अब हमारा इसमें टारगेट किया है कि हमने इससे एक्सप्रेशन निकालना है फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी। इसमें बहुत सारे स्टेप्स ऑलमोस्ट वही हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे काइनेटिक इक्वेशन जो आपने डिराइव, जो आपने पीछे पढ़ी थी, पी वी इज इक्वल्स टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर बार। अब आपने क्या करना है, आपने इस इक्वेशन को टू से अच्छा, उससे पहले हम एक और चीज देख लेते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी के लिए आपने पीछे एक्सप्रेशन पढ़ा था कि मैंने आपको पीछे वाले कल के लेक्चर में बताया था कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल होती है हाफ एम वी स्क्वायर के। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की, तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं हाफ एम एन सी बार सी स्क्वायर बार। ठीक है। अब ये हम एन तब लिखते हैं जब हमारे पास ढेर सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए। अगर मेरे पास ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ही वन, ठीक है, यानी वन है, यहाँ मैंने वन लिख दिया, तो मेरे पास यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, मेरे पास इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ एम सी स्क्वायर बार। ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट किया है, काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट किया गया है ई के साथ। ठीक है, ई रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को और के रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक को। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास दिया गया है। ये क्या बता रहा है एक्सप्रेशन, ये आपको बता रहा है कि एक मॉलिक्यूल की जो ट्रांसलेशनल मोशन है उसकी वजह से उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, ये आपको वन मॉलिक्यूल के लिए दी हुई है, इसमें कैपिटल एन नहीं लिखा हुआ। अब आपने क्या करना है, आपकी जो इक्वेशन थी पी वी इज इक्वल्स टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर बार, आपने उस इक्वेशन को क्या करना है, टू से मल्टीप्लाई भी करना है और टू से डिवाइड भी करना है। ये सेम वो स्टेप है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में। वहां से आपने क्या करना है, आपने इसको जस्ट रीअरेंज करना है। ये बिल्कुल भी नया स्टेप नहीं है, ये मैंने आपको पहले डिटेल में करवाया हुआ है। ठीक है, ये सेम वही स्टेप है। आपने जस्ट टू से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको रीअरेंज किया। रीअरेंज इस तरह से किया कि उसमें से आपने हाफ एम सी स्क्वायर बार का एक्सप्रेशन अलग कर लिया। अब ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, ये एक्सप्रेशन इक्वल है आपके पास ई के। ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि आप इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पर आपने जो ऊपर वैल्यू निकाली 22 इक्वेशन में, ये किसके इक्वल था, ई के इक्वल था, आपने यहाँ पर ई के सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि अभी आपने बात की थी वन मॉलिक्यूल के लिए, अब हम बात करते हैं कि नहीं, हम वन मोल की बात कर रहे हैं, तो वन मोल में एन कितने होते हैं, एन जो होते हैं वो एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, एन की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर एन ए। आपने पढ़ी थी जनरल गैस इक्वेशन पीछे, जनरल गैस इक्वेशन क्या थी, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अब हम चूंकि वन मोल की बात कर रहे हैं तो एन की जगह क्या आ जाएगा, वन।
ये आपके पास क्या आ गया, पी वी इज इक्वल्स टू आर टी। अब अगर आप देखो तो आपके पास ये जो दो इक्वेशंस बन गई हैं, फोर्थ इक्वेशन और आपके पास जो 25 इक्वेशन है, अगर आप दोनों इक्वेशंस को देखो तो दोनों में आपके पास ये पी वी की टर्म क्या है, सेम है। इट मीन्स कि आप इस साइड को और इस साइड को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि बोथ ऑफ दीज आर इक्वल। आपके पास क्या आ जाएगा, 2/3 NaE के, यानी ये वाली टर्म आ गई, किसके इक्वल है, RT, यानी कि ये वाली टर्म आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, अब अगर आप इसमें से ई के को अलग कर लें तो आपके पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा, ये 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3RT डिवाइडेड बाई ये 2 और एन ए इधर जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास अगर किसी गैस के 1 मोल की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास ये सब चीजें क्या है, कांस्टेंट है। आर भी कांस्टेंट है, एन ए एवोगैड्रोस नंबर वो भी कांस्टेंट है, 3/2 कांस्टेंट। इसका मतलब है कि आपके पास ये जो पूरी टर्म आ जाती है, ये सब क्या है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, और यही आपका काम था कि आपने इस थ्योरी की हेल्प से, पोस्टुलेट में जो आपने बात की थी कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपने वो चीज क्या कर ली है, डिराइव कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इससे आपने ये जो आपने एक्सप्रेशन डिराइव किया, इससे क्या क्या पॉइंट सामने आते हैं। पहली चीज तो ये सामने आती है कि आपके पास टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जब आप किसी चीज का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो आपके पास एक चीज या तो किसी हल्के कम टेम्परेचर पे होगी, ठीक है, और एक चीज जो टेम्परेचर दे रही है उसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। इसका मतलब क्या है कि जब हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ मूव करती है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हॉटर बॉडी से अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसको देते हैं, कोलिजन्स के थ्रू कोल्डर बॉडी को देते हैं। और ये प्रोसेस तब तक रहता है जब तक आपके पास एनर्जीज जो हैं वो टेम्परेचर जो है वो इक्वलाइज नहीं हो जाते। तो ये फ्लो ऑफ हीट कंटिन्यू रहता है। किस शक्ल में रहता है, जब तक आपके पास जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है तमाम मॉलिक्यूल्स की वो इक्वल नहीं हो जाती। अगर हम बात करें गैस की या लिक्विड की, तो यहाँ पर हमारे पास एनर्जी से मुराद ट्रांसलेशनल एनर्जीज होंगी। लेकिन अगर हम बात करें सॉलिड्स की, तो आप जानते हैं कि सॉलिड्स चूंकि बहुत ज्यादा करीब करीब मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें ट्रांसलेशनल मूवमेंट नहीं होती, उनमें कौन सी मोशन होगी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात होगी फिर। और यहाँ से अब हम क्या बता सकते हैं, हम यहाँ से ये बता सकते हैं, जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा था एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर का, तो वो कॉन्सेप्ट क्या था, वो कॉन्सेप्ट ये था कि हमने कहा था कि वो टेम्परेचर जिस पर मॉलिक्यूल्स का जो भी आपकी गैस है उसका वॉल्यूम क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि ये वो टेम्परेचर है जिस पर हम कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कब जीरो होगा, जब वो मूव करना बंद कर देंगे, यानी उनकी मोशन जो है वो क्या हो जाए, सीज हो जाए, रुक जाए, तभी उनका वॉल्यूम क्या हो सकता है, जीरो पे जा सकता है। तो इसका मतलब है कि ये तो नामुमकिन है कि उसके एक तो मोशन सीज हो जाना और वॉल्यूम का जीरो हो जाना, ये दोनों चीजें क्या है, नामुमकिन है। तो वो कह रहे हैं कि द एब्सोल्यूट जीरो इज अनअटेनेबल। लेकिन अभी भी कुछ इस तरह की अटेम्प्ट्स की जा रही हैं जिनमें अब तक जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर ऑब्टेन किया जा चुका है वो है 10⁻⁻⁵ केल्विन। लेकिन अभी भी ऐसी कंडीशंस नहीं सेट की जा सकी कि जिसमें अभी भी हम 0 केल्विन जो है, जो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, उसको हम गेन कर सकें। तो ये थी हमारी काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। थैंक यू।